ठीक है स्टूडेंट्स. सो yesterday we discussed about graph of work, right? फोर्स और डिस्टेंस का और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होता है मेरा? वर्क देता है. हाउ? इफ आई कैलकुलेट दिस एरिया. हमने ये डिस्कस किया था. हमने और डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे. हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे. फिर मैंने आपको वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था. I taught you concept of variable force. Then I taught you concept of spring. I taught you that concept of restoring force, right? Then we discussed about the motion of spring, right? Force is always acting towards the center. I told about mean position, extreme position. Then we did some question on spring. Force equal to kx, right? We know k, we have to find x. Varieties of question we did, right? 3 varieties of question. We also discussed concept of graph, force versus displacement graph for the spring, right? Force versus displacement graph for the spring. When spring is getting elongated or compressed, work done by spring is negative. See, work done by spring is negative when spring is getting compressed or elongated. But when we just release spring, whether it is elongated, we release, or we release a compressed spring. In both the cases, work done will be positive. We discussed one question from NCERT of how to draw graph, how to calculate work done. Then we discussed concept of integration when work is done by the variable force, right? We discussed that. Then we discussed some question. We discussed question on integration. हमने एक question किया था, right? We discussed one question on integration. We also discussed derivation of spring with the help of integration. Remember, we got work equal to half kx square minus half kx square. वो भी हमने किया था, right? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ा है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वर्क एनर्जी थ्योरम, बट नाउ वी विल स्टडी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स. Now we will study work energy theorem for a variable force. See now, suppose a variable force is acting on an object. एक ऑब्जेक्ट पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है. मतलब क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने ऑलरेडी आपको बताया. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done by a force on an object, or I can say change in kinetic energy of an object is equal to work done by force on an object. देखो ये हो गया है, लेकिन इसमें अब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, एक्चुअल डेरिवेशन करेंगे. देखो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम वी आर फाइंडिंग फॉर वेरिएबल फोर्स. देखो जब भी आपको क्वेश्चन आए डिराइव, देखो ये क्वेश्चन आपको अभी पेपर में आएगा, इस बार के पेपर में, डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम. तो आपको ये वाला डेरिवेशन यूज करना है. जो मैंने पहले बताया था वो वाला डेरिवेशन आपको नहीं करना है, ये वाला डेरिवेशन करना है, बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. अब देखो, when variable force is there, when there is variable force, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी will not change
यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो जब वेरिएबल फोर्स है तो काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगा। यू नो यूनिफॉर्मली चेंज मतलब क्या? देखो जब कांस्टेंट, सर जब एक बार व्हेन बता आई दो। हैव, ठीक है, अगर मेरे पास कांस्टेंट फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होता है? यूनिफॉर्मली, मतलब कैसे? ऐसे सीधा बढ़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी विद टाइम कैसे बढ़ेगा? स्ट्रेट बढ़ेगा। विकेट जब मेरे पास वेरिएबल फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ऐसे कम ज्यादा होगा। और आई कैन से काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ेगा या घटेगा। वेरिएबल फोर्स में क्या है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाएगा काइनेटिक। रेशियो नहीं, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। आई कैन नॉट से यूनिफॉर्मली, but kinetic energy will not change in a fixed pattern. हाँ, टेबल फैन का एग्जांपल। अब देखो टेबल फैन में क्या होगा? वेरिएबल फोर्स है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होते जाएगा। ये टेबल फैन हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, राइट। सो क्या होता है वेरिएबल फोर्स में? आप काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं। लेट्स कम टू डेरिवेशन। देखो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, याद रखना। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, और ये भी क्या है मेरा? कांस्टेंट है, हाफ। अब देखो जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डी के बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो हाफ और एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, हाफ एम डी वी स्क्वायर बाई डी टी। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। अगर dx बाई डी टी करूंगा तो क्या होगा? dx स्क्वायर बाई dx करूंगा। अगर dx स्क्वायर बाई dx करूंगा तो 2x आएगा। लेकिन अगर मैं dx स्क्वायर बाई dt करूंगा तो क्या होगा? 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो याद आ रहा है? ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया था। वैसे ही इसका क्या होगा? v स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा? 2v डी वी बाई डी टी। देखो 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, आई एम गोइंग अहेड। देखो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी टी। एम वी
dv by dt। dv by dt क्या होता है स्टूडेंट्स? dv by dt एक्सेलरेशन होता है। dk by dt इज इक्वल टू m, ये m dv by dt a ले लूंगा, m a v। ma क्या होता है? ma क्या होता है? फोर्स होता है। dk by dt इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को मैं क्या लिख लूंगा? dk by dt इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? dx by dt होता है, वेलोसिटी dx by dt होता है। मैं dt dt कट कर देता हूं, फाइनली क्या आ जाएगा? dk इज इक्वल टू f dx। I integrate both sides। क्या होगा? dk बोलो सर, प्रीवियस स्लाइड दिखाना। एक्चुअली आपको ये पहली बार ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लग रहा होगा हो क्या रहा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पूरे में यही है। काफी काफी हद तक आपके ऐसे इंटीग्रेशन चलेगा, आप काफी सीख जाओगे। इस चैप्टर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा बस इसको याद रखो, अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। सर वो M2 है क्या? कहाँ पे? ये हाफ mv स्क्वायर, हाफ और m बाहर आ जाएगा, dv स्क्वायर बाई dt हो जाएगा। v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v dv बाई dt। आज फिर बच्चे यस कम सर। हो गए, अप डाउन होते रहता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो dt dt कटेगा, dx dk इक्वल टू f dx, इंटीग्रेट करो बोथ साइड। तो dk क्या हो जाएगा मेरा? f डॉट dx। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट, जब देखो जब मेरा डिस्टेंस x1 था तो सपोज काइनेटिक एनर्जी ki थी, और जब डिस्टेंस मेरा x2 हुआ, मतलब देखो x1 पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ki, जब मैं x1 से x2 गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? k2। तो क्या हो जाएगा? ki माइनस ki से kf, और ये x1 टू x2। जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा kf माइनस ki is equal to kf minus ki is equal to integration of f dot dx from x1 to x2। This is my final वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो मैं ये पूछूंगा नहीं आया कि नहीं, कुछ चीजें नहीं भी आए तो रटना पड़ेगा। ऐसे मैं कभी बोलता नहीं रटने को, लेकिन ये चीज है ऐसी। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये पूरा समझ में हो क्या रहा है, बस मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास जो चेंज हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हर बार चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा? dk by dt is equal to d by dt हाफ mv स्क्वायर। dk by dt, अब हाफ mv स्क्वायर में से हाफ m बाहर आ जाएगा, dv स्क्वायर by dt। अब डेरिवेटिव क्या होता है? dx स्क्वायर by dt का 2x dx by dt। अब x की जगह v डालो, dv स्क्वायर by dt क्या हो जाएगा? 2v dv by dt। 2 और 2 कटेगा, राइट? dv by dt क्या हो जाएगा? dv by dt मेरा हो जाएगा a, तो dk by dt becomes mab। dk by dt इक्वल टू m, क्या होगा? फोर्स। कौन से? न्यूटन सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। dk by dt क्या है? f dx by dt। dk by dt क्या हो जाएगा? f d
एक्स। सर मतलब जब कांस्टेंट टर्म रहा तब हमने पहले डेरिवेटिव और फिर बाद में, हाँ पहले डेरिवेट किया फिर इंटीग्रेट किया, पहले डेरिवेट किया फिर इंटीग्रेट किया, पहले डेरिवेट किया फिर इंटीग्रेट किया। डी के इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। देखो जब एफ और dx आते हैं तो डॉट लगा दो, f डॉट dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, ki kf और ये x1 x2, क्या आ जाएगा, kf माइनस ki इज इक्वल टू x1 टू x2 f डॉट dx। दिस इज माय वर्क एनर्जी थ्योरम। सर काफी फॉर्मूला है क्या सिर्फ सर याद रखने वाला? हाँ देखो वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पहले पढ़ाया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, पढ़ाया है ये? सर मैं था नहीं, सर मैं था नहीं, अगर थे ये न्यू नहीं, होना है। यस अरे सर। नहीं ये तो चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया है मैंने। अरे क्या कितनों को याद है वर्क एनर्जी थ्योरम? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट रिमेंबर? एक्चुअली आप न्यू हो ना तो क्या होता है कि आपके अगर कोई क्लास मिस हो जाए, एक्चुअली उस दिन आप बोल रहे थे सर बहुत बारिश हो रही है, याद आ रहा है आपको? यस सर। आपने YouTube पे देख लिया चैनल पे रिकॉर्डिंग? ओके सर। यस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, इजी है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। चलो ठीक है, धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ रही है। अरे क्लास स्टार्ट तो होने दो अभिषेक। A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with speed of 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equal to 0 meter to x equal to 1 meter. The retarding force on this block is in rough surface is Fr equal to 2x square. Find the work done by retarding force. Find the work done by retarding force. Find the kinetic energy at the end of rough surface. अब हो क्या रहा है देखो, ये ऑब्जेक्ट मेरा स्टार्ट किया मूव करना, x इक्वल टू 0 पे था, कितनी थी वेलोसिटी उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, सरफेस रफ है तो क्या लग रहा है उस पे, एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, रिटार्डिंग फोर्स। किधर लगेगा, इस तरफ, कितना, 2x स्क्वायर। अब ये रिटार्डिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, कितना मूव कर रहा है। x इक्वल टू 0 से मेरा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, x इक्वल टू 1 पे, 1 मीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसकी खुद फाइनल वेलोसिटी होगी, राइट। अब देखो यस इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क को कनेक्ट करता है, जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। हमने कल पढ़ा था वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, एफ एक्स डॉट डी एक्स कुछ याद आ रहा है, फ्रॉम x1 टू x2। मैं एफ एक्स क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि फोर्स मेरा x पे डिपेंडेंट है। अब बताओ व्हाट विल बी एंगल, व्हाट विल बी एंगल, मोशन किधर है मेरा, मोशन इधर है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स अपोजिट साइड। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, यस, हाफ mv स्क्वायर, मास कितना है 1 और वेलोसिटी कितना है 2, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू
x1 टू x2, x1 की मैं वैल्यू डाल देता हूं। x1 कितना है मेरा, x1 है 0, x2 है मेरा 1, 0 से 1 2x स्क्वायर dx cos 180। क्यों, फोर्स लेफ्ट साइड, मोशन राइट साइड। अब देखो kf, सर 2x स्क्वायर कैसे हो? फोर्स दिया है ना मेरा, retarding force on this block in rough surfaces Fr equal to 2x square। वेरिएबल फोर्स याद है, स्प्रिंग का kx रहता था, kx। यस सर यस। वैसे ही इसका भी चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि kx हो, सरफेस का kx स्क्वायर हो सकता है। अब देखो क्या हो सकता है कि यहाँ पे सूखी सड़क हो, आपकी सूखी सड़क हो, धीरे धीरे सड़क गीली हो रही हो, फिर बर्फ हो जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन चेंज होते जाएगा। अब देखो, अब ये 2 और 2 कटेगा, क्या आ जाएगा, kf माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट, cos 180 माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 टू 1 2x स्क्वायर dx। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, 4x। x क्यूब बाय 3, कहां से कहां जाएगा, 0 टू 1, सर वो इंटीग्रेशन होता है ना? तो इंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं। सर आपने बोलते हो डेरिवेटिव पूछा था। सॉरी सॉरी, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा। 2x क्यूब बाय 3 0 टू 1 kf माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो 2 बाय 3 बाहर आ जाएगा, x क्यूब पे लिमिट आएगी क्या, 0 टू 1, फाइनली क्या होगा 2 बाय 3, अपर लिमिट लगाओ क्या, 1 का क्यूब माइनस ये लोअर लिमिट लगाओ 0 का क्यूब, फाइनली क्या आ जाएगा 2 बाय 3, kf माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बाय 3। इससे मेरा क्या आ गया, kf माइनस, सॉरी माइनस आएगा, ये माइनस भी तो है, तो मेरा kf होगा 2 माइनस 2 बाय 3, क्या होगा 4 by 3 सर। 4 बाय 3 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 4 बाय 3। ओके, कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? सर लास्ट है बताने के बाद, सेकंड लास्ट मतलब। ये ये वाला, सर ये वाला ना, अरे 2 को राइट साइड ले जाओ, तो kf माइनस 2 है इक्वल टू माइनस 2 बाय 3, ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 माइनस 2 बाय 3 4 बाय 3 हो गया। ये वाला देखो 2x क्यूब x स्क्वायर dx है, ये इंटीग्रेट देखो, ये 180 है तो माइनस 1 आएगा, cos 180 माइनस, अब 0 टू 1 2x स्क्वायर dx हो गया, cos 180 मैंने माइनस 1 बाहर लगा दिया। अब देखो x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ये वाला याद रखो, मैंने बोला था ये यूज होता है, x की पावर n क्या हो जाएगा, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x 3 अपॉन 3 0 टू 1, kf माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 x क्यूब 0 टू 1 माइनस 2 बाय 3, अब लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3, तो kf माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3, kf माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3, राइट साइड ले जाओ, आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब देखो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सर उसका सेकेंड पार्ट भी तो था। यस ओके ओके ओके, सेकंड पार्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ रफ सरफेस, यही तो है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। वर्क डन कितना है रिटार्डिंग फोर्स का, माइनस 2 बाय 3 आया ना आपका,
देखो ये इंटीग्रेशन पार्ट जो है ये क्या है मेरा वर्क डन। देखो ये सॉल्व कर रहा हूं फाइनली क्या आया मेरा -2/3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। यहां से मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। आया समझ में? अब ठीक है सेकंड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड enters a rough patch ranging from x equal to 0.1 meter to x equal to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Fr is minus k by x from 0.1 to 2.01 and it is 0 for x less than 0.1 and x greater than 2.01. ठीक है, मैं एक बार एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया विद वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 1 kg। 0 हुआ, जब ये आगे बढ़ के जब x इक्वल टू 0.1 मीटर पे गया, सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। देखो रफ पैच, एंटर्स अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम 0.1 मीटर टू 2.01 मीटर। यहां से लेकर यहां तक क्या है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। क्या वैल्यू है, -kx, -kx। ठीक है, फिर देखो -kx कहां से कहां तक, 0.1 से 2.01 तक, यहां से लेकर यहां तक। उससे पहले 0 फॉर x लेस देन 0.1, 0 फॉर x ग्रेटर देन 2.1। तो यहां पे भी मेरा फोर्स 0 है, यहां पे भी मेरा फोर्स 0 है। यहां पे कितना फोर्स है, यहाँ पे फोर्स -kx है। एक्चुअली k की वैल्यू दी हुई है, वेयर k इज 0.5 मतलब क्या, मैं सीधे लिख सकता हूँ -0.5/x। ठीक है, क्वेश्चन कितनों को समझ में आया? देखो ये आज आपका एक टफ क्वेश्चन, उसके बाद कुछ टफ नहीं है, स्लो इजी है, मतलब इजी है। नो सर, नहीं समझा सर। क्या डाउट है बताओ? सर एक 0 क्यों है, कैसे उन्होंने समझाऊं? दिया है क्या? हाँ दिया ना, इक्वल टू दिस इक्वल टू 0। सर प्रोसीजर 0 फॉर x। हाँ आगे सॉल्व कीजिए ना सर। हाँ सॉल्व कर रहे, पहले इतना है समझ में। यस तो सर। क्वेश्चन समझो। अब देखो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे चेंज होगी, यहां से लेकर यहां तक। इससे पहले देखो -kx दिया है, फोर्स इक्वल टू -kx। k की वैल्यू क्या है 0.5, k की वैल्यू क्या है 0.5, तो मैं क्या डाल दूंगा 0.5, तो k की जगह -0.5x डाल दिया। क्या है, थोड़ा एक क्वेश्चन थोड़ा तोड़ के दिया है। कैसे दिया, तोड़ के दिया, डायरेक्ट नहीं दिया। तो आपको क्या है, चीजें उस क्वेश्चन से निकाल के आपको फिक्स करनी पड़ेगी। अभी तक आ रहा है समझ में? यस सर। तो ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v², v कितना है 2, वही आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट, 2 जूल्स। मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, राइट। अब क्या लगेगा इस पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या, k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, मेरा x1 ही होगा, राइट,
टू फाइनल पोजीशन यू, जहां पे फोर्स लग रहा है, इनटू Fx dx। बस यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होता, बाद में आ जाएगा जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इतना इंटीग्रेशन है कि पक जाओगे आप इंटीग्रेशन कर करके, आपके खून में आ जाएगा इंटीग्रेशन। बिगेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इट मे टेक होल अक्टूबर आल्सो। कौन सा है सर? रोटेशनल मोशन। सर वो हार्ड चैप्टर है ना, सब बोलते हैं। हाँ बहुत हार्ड है, जिसको इंटीग्रेशन नहीं बना उसकी टाइप मिस हो जाएगी, जिसको बन गया उसका तो फिर वो नहीं। तो ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस हो गया है ताकि अगले चैप्टर में आ जाए। ठीक है, तो म्यूट कर लो खुशीद, अब बोल के म्यूट कर लिया करो, नहीं तो आपके घर से पीछे फैन की और चिड़िया की आवाज आती है। चलो ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। x1 क्या है मेरा 0.1, x2 क्या है मेरा 2.0 फाइनल 2.0, fx क्या है मेरा माइनस। अब देखो ऑलरेडी फोर्स में नेगेटिव साइन है, मतलब क्या, ऑलरेडी डायरेक्शन के साथ ले लिया है ना। जब मैं एक्सीलरेशन बोलता हूँ मतलब क्या, ऑलरेडी साइन कंसीडर कर लिया है, समझ रहे हो ना। तो मैं फिर cos 180 लगा के पॉजिटिव नहीं करूंगा। दोबारा बोलना सर एक बार। हाँ देखो समझाता हूँ। सी व्हेन आई से, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? थोड़ी थोड़ी सर। अभी हो रही है या पहले हो रही थी? अभी नहीं हो रही सर। सर अभी क्लियर है। अब क्लियर हो गई? तो ठीक, अगर होगी तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूंगा, ठीक है ना। चलो, वैसे मैं आज कल जियो का डोंगल खरीद लूंगा, सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए। वाईफाई थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। ओके सुशील, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो मैं कहाँ पे था, फोर्स में देखो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, मतलब व्हाट डज इट मीन, नेगेटिव साइन लगाने का मतलब है ऑलरेडी इसमें कॉस इंक्लूड कर लिया है। देखो फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी मोशन इधर है, फोर्स इधर है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो Fx dx cos थीटा, राइट, 180 ले लो, 0.1 से 2.01। अब देखो इफ यू केयरफुली सी, ये क्या आएगा, माइनस Fx dx, राइट, cos 180 क्या -1। देखो इसको ध्यान दो, मैं आपको लॉग भी पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन के साथ। अब देखो ये ऑलरेडी माइनस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है, क्वेश्चन में माइनस इंक्लूड कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, फिर माइनस लगा के प्लस नहीं करूंगा। हाउ आई विल राइट 0.1 से 2.0 कैसे लूंगा, माइनस k बाय x dx। जैसे हम एक्सीलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव ले लेते हैं, राइट, जब रिटार्डेशन होता है तो हम एक्सीलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव ले लेते हैं, फिर उसको बाद में फिर से नेगेटिव नहीं करते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? ऑलरेडी फोर्स को जब नेगेटिव दिया है मतलब वो, बोलो सर सेकंड स्टेप में क्या होगा, मतलब x नीचे गया और इंटीग्रेशन हुआ ना, सिर्फ हाँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हुआ ना 0.1 से 2.0 इंटीग्रेशन की। अच्छा ये fx की वैल्यू डाली है मैंने, तो वैल्यू है क्या, लेकिन तो देखो बस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो आप फिर से नेगेटिव लगा के Yes, प्लस sir. मत कर देना, मैं ये बोल रहा हूँ। सर तो सर ठीक है f ना? किधर गया? देखो जब बोलते हैं नेगेटिव फोर्स इज एक्टिंग, नेगेटिव फोर्स इज एक्टिंग मींस उसमें cos थीटा इंक्लूड करके उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फिक्स कर दिया पहले ही। ये याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जगह स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अब ठीक है, k की वैल्यू डालते हैं
0.1 से 2.01 माइनस 0.5 बाय एक्स dx, माइनस 0.5 बाहर आ जाएगा, 0.1 टू 2.01 क्या हो जाएगा, dx बाय एक्स। सर दिख नहीं रहा उधर। दिख ही नहीं रहा, चलो ठीक है, इतना दिख रहा है। यस। चलो इसको कहीं और फिट करते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 0.1 से 2.01 माइनस 0.5 बाहर आ जाएगा, dx बाय एक्स। देखो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log x। log x। क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 log x। कहां से कहां तक, 0.1 से 2.01। अब मैं आपको थोड़ा लॉग बताता हूं, यहां तक कितनों को आया, सर 2 मिनट रुकना सर, एक नोट करना। हाँ ठीक है, टाइम ले लो, इसको समझो थोड़ा देख के। एटलीस्ट जो न्यू बच्चे उनको लॉग का शायद नॉलेज नहीं होगा, होगा तो इंटीग्रेशन का अच्छा है। मैंने वैसे इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो बताया था आपको। सर 1/x कैसा है? हाँ कहाँ पे मतलब 1/x कहाँ पे है सर? ये ना k बाय एक्स, 0.5 बाहर आ जाएगा तो x रह जाएगा ना। हाँ सर समझा सर। सर फिर dx का काम क्या है? dx इंटीग्रेट कर रहा है ना, dx इंटीग्रेट कर रहा है, dx भी तो गायब हो गया, dx सर बाय एक्स। मतलब हम जो वैल्यू डालेंगे वो हरदम fx ही होगी ना? हाँ देखो पिछले क्वेश्चन में क्या डाला था, पिछले क्वेश्चन में डाला था मैंने 2x²। इस क्वेश्चन में क्या डाला, इस क्वेश्चन में डाला के बाय एक्स, जो क्वेश्चन में वो डाल दो, बस ये साइन का ध्यान रखो, ऑलरेडी Yes, sir. इंक्लूडेड है, बस इतना याद रखो। अब देखो आपको तो लॉग के बारे में बता देता हूँ। लॉग होता क्या है, लॉग इज अ वे ऑफ राइटिंग समथिंग, ठीक है। थोड़ा बेसिक आपको केमिस्ट्री में भी काफी हेल्पफुल रहेगा, फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर भी हेल्पफुल रहेगा, ये आते रहता है बीच में, बार बार परेशान करेगा। देखो जब मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, सो हाउ आई राइट इन दिस फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, बेस। आई विल राइट इट इन अनदर फॉर्म, लॉग क्या होगा, लॉग बेस टू 8 इक्वल टू 3। इसमें मैं क्या निकाल रहा हूं, इसमें मेरा ये इनपुट है, 8 आउटपुट है। लॉग में क्या होता है, ये नंबर मेरा इनपुट हो जाता है, और जो मेरा पावर है, पावर और इंडेक्स, ये क्या हो जाता है, मेरा आउटपुट हो जाता है। दोबारा पता नहीं हुआ। ठीक है फिर बताता हूँ। देखो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, यस जयदीप बता रहा हूं। देखो लॉग बेस 3 9 इज इक्वल टू 2। देखो दिस इज, आपको इस ये लिखना आता है राइट, लॉग बेस 3, जो ये देखो इसमें ये इनपुट है, इंडेक्स इनपुट होता है और ये नंबर आउटपुट होता है। लॉग में क्या होता है, लॉग में क्या होता है, लॉग में ये इनपुट होता है और जो इंडेक्स है वो आउटपुट होती है। आया समझ में। तो अगर मैं लिखता हूं लॉग ऑफ बेस 4 16, इसका मतलब क्या, दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, 4 की पावर क्या होगा कि आंसर 16 आएगा, क्या हो जाएगा 2। कितनों को आ रहा है समझ में, ठीक है।
मिनट सर, वो कॉपी कर लूं। अभिजीत आ रहा है, अनवय आ रहा है, कांक्षा आ रहा है, कल्पना, सोनाली, तनुजा। कई स्कूल्स में पढ़ाया होगा लॉग। कितने स्कूल्स में लॉग पढ़ाया है? लॉग टेबल वगैरह पढ़ाया होगा किसी तो स्कूल में, पढ़ाना चाहिए टीचर्स को। कितने स्कूल में पढ़ाया है? किसी को तो पढ़ाया होगा। आज पढ़ा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। पढ़ाया आज? यस यही सर, पढ़ा आज रहे थे? पढ़ा है हमको यही सुबह। पढ़ा रहे थे? तो बस एक हाँ सर, क्वेश्चन समझाया था। चलो थोड़ा ठीक थोड़ा समझ आया सर, है। ज्यादा नहीं। हाँ तो मैं भी थोड़ा ही बताऊंगा। चलो ठीक है। अब देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, जब मैं ऐड करता हूँ लॉग को तो क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। लॉग 2 into 3 क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 6। बस दो प्रॉपर्टी याद है। वैसे एक प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 2 क्या हो जाएंगे? लॉग ऑफ डिवाइड हो जाएंगे, 4 डिवाइड बाई 2। ये एक प्रॉपर्टी याद रखो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? लॉग ऑफ 2 की पावर 3 इज 3 इंटू लॉग 2। हाँ टेबल भी बताएंगे। लॉग ऑफ 2, अब देखो लॉग की वैल्यू, अब सपोज एग्जांपल मुझे पूछ लिया फाइंड लॉग ऑफ बेस 10 22। इसका मतलब क्या? 10 की पावर क्या होगा कि आंसर 22 है। ये हमारे आउट ऑफ रेंज है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? लॉग टेबल। अब हम लॉग टेबल पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखना, एडिशन मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर जाके, सब्ट्रैक्शन डिवाइड हो जाता है अंदर जाके, पावर जो लगती है नंबर को वो कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। एक और एग्जांपल, लॉग ऑफ 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 6 log 3। यहां तक कितनों को समझ में आया? क्या समझाऊं मैं फिर से? ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अब इसका मैं इनके और एग्जांपल लेता हूं। देखो लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 8 प्लस माइनस लॉग ऑफ 2। देखो जो ऐड हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड। क्या आ जाएगा आंसर? लॉग ऑफ 4 into 8 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? लॉग ऑफ 16। कितनों को आया समझ में? सर मतलब जो माइनस में होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे ना? जो प्लस में होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस वाले डिवाइड होंगे। अब सर देखो 2 मिनट। हाँ, अब इस सेकेंड आइडेंटिटी क्या बोलती है? अब देखो लॉग ऑफ 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो लॉग ऑफ 16 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 log 2। मैं बस बता रहा हूं प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। पावर बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। कितनों को आया? आया? अब देखो ये वाले तो क्वेश्चंस हैं, log बेस 10 22, 10 की पावर क्या होगी कि 22 है, तो ये टाइप के क्वेश्चन। अब मैं लिखता हूं, देखो log ऑफ बेस 6 22, log ऑफ बेस 2 22, मतलब इसका क्या मतलब है? 6 की पावर क्या होगी कि 22 है। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर क्या होगी कि 22 है। जयदीप मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके अब होना, हाँ हो, ठीक है ना? ये लॉग के बाद में आता हूँ। अब देखो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे एक लॉग टेबल चाहिए, लॉग टेबल। अब देखो लॉग टेबल बहुत वेराइटीज के होते हैं, दो तरीके के मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इजी है उनको फाइंड करना। देखो जब हम लॉग टेबल देखते हैं तो सबसे पहले हम बेस डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? बेस, कौन सा बेस है। जैसे देखो आपको सबसे सिंपल लॉग टेबल बताओ। बेस
फर्स्ट वी डिसाइड बेस। बेस 10 है, बेस 2 है, बेस ई है। देखो जब बेस ई होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। जो हमने सॉल्व किया है इंटीग्रेशन 1/x, जब ने हमें इंटीग्रेशन 1/x सॉल्व किया है, वो इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करके जब लॉग लेते हैं वो कौन सा लॉग आता है? वो नेचुरल लॉग आता है। नेचुरल लॉग। ई क्या है मेरा? ई की वैल्यू होती है 2.71। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.71। जैसे पाई फिक्स है मेरा, वैसे ई मेरा फिक्स होता है। ठीक है, सर क्या बोल रहे हो? एक्स की वैल्यू क्या होगी सर? एक्स तो हम डालेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ E40, मतलब 2.1 की क्या पावर डालो कि 40 है। तो देखो ये टेबल है मेरा, log बेस 10x, log बेस 2x, log बेस x। अब मुझे इससे आंसर देखना है। सपोज मेरा वो क्वेश्चन में क्या है, चलो उस क्वेश्चन पे बाद में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 10 90। तो देखो ये वाला log है मेरा और 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.9। ये हो जाएगी 1.95। नहीं, e की वैल्यू 2.71, 2.718, 2.718, 7 आता है बीच में। देखो दूसरा log ऑफ, सर इस सोल्व करने से हमारा क्या आएगा? मैं बता रहा हूँ, log की वैल्यू आएगी बेस log 2 16, ये 16 तो नहीं है, 20। क्या आएगा? देखो log 2 4.32। बेस 20, 4.32। ये मेरा आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? देखो log ऑफ E 40, ये आ जाएगा 3.68। ऐसे log की वैल्यू हम 88। निकाल लेते हैं। दिस इज हाउ वी यूज log टेबल। तो बेस पे डिपेंड करता है। अब इसको मैं दूसरे फॉर्म में कैसे लिखूंगा? जब मेरी 10 की पावर 1.95 है तो मेरा आंसर 90 आएगा। जब मेरी 2 की पावर 4.32 है तो आंसर क्या आएगा? 20। सिमिलरली मेरी e की पावर 3.68 है तो आंसर क्या आएगा? 40। देखो एग्जाम में अगर आपको लॉग का क्वेश्चन आया तो आपको टेबल देंगे वो, यू हैव टू आस्क टेबल। आपको टेबल याद नहीं रखनी है, यू हैव टू आस्क फॉर अ लॉग टेबल, दे विल गिव यू। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन एवरी प्लेस इट इज गिवन। आप इतना कितना याद रखोगे? यू हैव टू आस्क फॉर लॉग टेबल। कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? अगर ये आया तो हम फिर वो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। ठीक है एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर 2 ले लो सर। 2 ले लेते हैं। log ऑफ 80 बेस e, log ऑफ 80 बेस 2, 4.38। वेरी गुड। log ऑफ 80 बेस 10। देखो 80 है लेकिन बेस अलग है, तो 80 बेस e हो 6.3। जाएगा 4.38। 1.903। हाँ, ये बेस 2 का क्या हो जाएगा? 6.32 और 6.32 1.9। 1.90। आया समझ में रितेश? यस सर, अभी आया सर। यस सर। चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस पीछे जाता हूँ, उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बिना लॉग टेबल के आप नहीं कर सकते, यू हैव टू नो लॉग टेबल। अच्छा काफी ऊपर है।
ये रहा, ठीक है। ये इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे। पहले मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। देखो आज की क्लास थोड़ी लग रही है आपको, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगी। प्लीज स्टे ऑनलाइन ओनली, गायब मत होना, ऑफलाइन मत हो जाना। देखो कॉपी कर लेता हूँ पहले। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, जयदीप यस आपका डाउट था पूछो प्लीज। मुझे तो बैग जाना पड़ेगा। मुझे मिल नहीं रहा है। हाउ फोर्स इज माइनस के एक्स। ओके मिल गई। सी देखो यूजुअली फोर्स का, हाँ ये डेसिमल में मैं बताऊंगा। देखो फोर्स माइनस के एक्स क्वेश्चन में ही दिया है। माइनस के एक्स फोर्स देने का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर रहे हैं कि ऑपोजिट साइड में, ठीक है, इसलिए माइनस के एक्स है। इसलिए जब मैं cos थीटा लगा रहा हूं, तो मैं ये नेगेटिव साइन फिर से कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी नेगेटिव फोर्स दे लिया है। इसलिए मैंने नेगेटिव साइन, देखो अगर मैं नेगेटिव साइन फिर से लूंगा माइनस और माइनस के एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, लेकिन ये रॉन्ग है। आई हैव टू टेक directly kx because negative sign already they have considered negative। आ रहा है समझ में जयदीप? ओके यही था। kf minus ki is equal to minus 0.5 log of 2.01 minus 0.1। kf minus ki is equal to minus 0.5। अच्छा log of 0.1। अब देखो log माइनस में मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो जब इसका बेस क्या होगा, बेस ई होगा। बेस क्या होगा, बेस ई होगा। क्या हो जाएगा, log of बेस ई 2.01 डिवाइड बाय 0.1। डिवाइड हो जाएगा, माइनस डिवाइड होगा, बताया था मैंने। kf माइनस ki इज इक्वल टू माइनस 0.5 log बेस ई, क्या हो जाएगा 20.1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में x की जगह 2.01 आएगा, माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0.1 आएगा। बेस ई देखो याद रखना, जब हम इंटीग्रेट करके लॉग लाते हैं तो बेस ई आता है, हमेशा नेचुरल आता है, हमेशा बेस ई आएगा, हमेशा याद रखना। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे बेस ई आएगा, ठीक है, मैंने बताया था, इसलिए बेस ई ही आएगा। अब देखो 2.01 डिवाइड बाय 0.1 क्या हो जाएगा 20.1। अब मैं इसकी वैल्यू लेता हूं, माइनस 0.5 इंटू 20.1 की वैल्यू डालता हूं उस टेबल से। लॉग बेस ई 20.1, लॉग बेस ई 20.1। देखो बेस ई 20.1 को मैं 20 एज्यूम कर लूं, क्या जाएगा, ये आ जाएगा 2.99999। ये मेरा हो जाएगा लॉग ऑफ बेस ई 20.1। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अप्रोक्सीमेटली 3 हो गया, तो मैं 3 वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो तो मैं काम ये कर रहा हूं, अगर आपको लॉग पूछे तो आपको भी टेबल देख के करना पड़ेगा। वैसे इस लेवल का आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी
एज अ टीचर आई एम टेलिंग बिकॉज आपको है लॉ, और खासकर ये एनसीईआरटी में पूछा है क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। ठीक है, -0.5 into क्या आ जाएगा, 3 आएगा। क्या है फाइनल आंसर? -1.5। 1.5। इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, राइट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 2 थी ऑलरेडी, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, 2 minus 1.5 which is equal to 0.5 joules। तो कितना लेंथी क्वेश्चन 0.5। है, see how lengthy it is। पूरा क्लास का आधा टाइम ले लिया, लेकिन आप इससे बहुत सारी चीजें सीखे। इंटीग्रेशन थोड़ा और बड़ा आपका कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा, लॉगरिथम सीख गए आप, ठीक है ना? ये पहला पार्ट हो गया। तो ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द दिस पैच? मतलब फाइनल काइनेटिक, फाइनल स्पीड चाहिए, क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर is equal to final kinetic energy, half into 1 into v square is equal to 0.5। yes, v square is equal to 1, v is equal to 1 meter per second। मतलब क्या, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां से निकला फाइनल पॉइंट से, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट कितने से किया था, स्टार्ट किया था 2 मीटर पर सेकेंड से, हो कितनी गई, 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, तो अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है आपके, बाइंडिंग कॉन्सेप्ट, बस पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको ब्रेक चाहिए 2 मिनट का, टाइम हो रहा है 5:02, आपको 5:05 का ब्रेक दिया। वर्क डन, देखो वर्क डन -1.5 जूल, दिस इज वर्क डन। जो एफ डॉट डी एस से आता है वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है, एंड दिस इज फाइनल स्पीड। यस सर, स्टोरी बताने वाले थे सर आप। मैं वो क्लास के एंड में बताता हूँ, मेरे पास एक स्टोरी है। मैंने ब्रेक दिया तो एक बच्चा गायब भी हो गया। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 5:03, 5:06 तक ब्रेक ले लो, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, देन वी विल कंटिन्यू। 6 बजे तक क्लास है। हाँ सर, आपने जो सर वो एथलीट की स्टोरी बताई थी, पोलियो हो गया था उसे बचपन में, सर वो विलिमा रुडोल्फ था ना? हाँ, हाँ चेक ठीक किया है आपने? सर, कल केबीसी में आया था क्वेश्चन। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक यस है। सर। देखो मेरी नॉलेज केबीसी में भी काम आ सकती है। चलो ठीक है, तो आप 3 मिनट ब्रेक ले लो, फिर आप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
सर हो गया क्या टाइम? नहीं हुआ अभी तक, वेट करो। ब्रेक मिला है, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ ना यार, ऐसे बोल रहे हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा पढ़ना है इनको। हाँ चलो स्टूडेंट्स, टाइम अप, ब्रेक ओवर। पर अभी 4 मिनट का क्लास और है। चलो स्टूडेंट्स, हो कि नहीं? एम आई ऑडिबल? कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। आप सोचो कि रिप्लाई नहीं करेंगे तो सर सोचेंगे कि नेटवर्क यार बंद कर देंगे, ऐसा। आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि बिल्कुल रिप्लाई ना करो, टीचर बोल बोल के परेशान हो जाए, सोचते नेटवर्क प्रॉब्लम। फिर बाद में बोल रहे सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। टीचर कौन सा देख रहा है ना। हाँ सर, ट्राई करेंगे सर। ये करना चाहिए। चलो ठीक है। चलो वर्क। अब देखो, एक चीज याद रखना, अब न्यू कॉन्सेप्ट। लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। मैं फ्रीज हो गया क्या? नो सर। मैं एक जगह बैठा हूं इसलिए फ्रीज लग रहा हूं आपको। सर ठीक है। सर भागते भागते पड़ा। चलो देखो, पहली चीज देखो, जब फोर्स एक्ट होता है, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। एग्री करते हो कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी किसकी चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की चेंज होगी, जो भी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, राइट? और ऑब्जेक्ट पे वर्क होगा। वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, राइट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल x1 टू x2 fx dx, राइट? यहां तक आप समझ रहे हो, राइट? फोर्स एक्ट यस ऑन एन सर, ये तो ऑब्जेक्ट, सेम है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? वर्क होगा ऑब्जेक्ट पे। अब देखो, अब याद रखना पॉइंट, पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसको ले लेते हैं 1। if work done on an object by a force is negative, then kinetic energy of an object decreases. अगर फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल, कुछ 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, आप समझोगे। पहला एग्जाम्पल, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, आई थ्रो ऑब्जेक्ट अप।
अब देखो जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं? धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, देखो मोशन ऊपर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, मतलब वर्क क्या है? वर्क इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस भी भेज दो आप, नहीं तो आप धीरे धीरे चले जाओगे। प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस। कल्पना आपको इतना ही पढ़ाया है लॉग या और भी पढ़ाया है? हाँ वो टॉपिक बच गए, वो साइकिल वाला ना। देखो मोमेंटम कोलिजन में अलग पढ़ाऊंगा एक साथ, वो एक अलग टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोलिजन में अलग पढ़ाऊंगा। आई टेक इट एज अ सेपरेट चैप्टर ओनली। चलो ठीक है पर वो पेपर में आएंगे। आपने वाला मोमेंटम तो है ही नहीं पेपर में। चलो ठीक है, एक तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब मैं एक और फ्रिक्शन। देखो अगर आपको मोमेंटम भी नहीं है सिलेबस में तो कोलिजन तो होगा नहीं, क्योंकि कोलिजन के बिना, मोमेंटम के बिना कोलिजन ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा रोक दिया है, मैं लेकिन करवाऊंगा। देखो फ्रिक्शन, अब सपोज इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के है, कुछ तो है, स्पीड है कुछ, ये राइट साइड में जा रहा है, मोशन राइट साइड में, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन कहां लगेगा? फोर्स फ्रिक्शन का कहां पे लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन। तो वर्क क्या होगा? वर्क इज नेगेटिव। देखो नेगेटिव वर्क होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और आप समझ भी सकते हो, देखो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो क्या होता है? उसकी स्पीड कम होती जाती है फ्रिक्शन की वजह से। बॉल हो गई, आपका बॉक्स हो गया, कुछ भी हो गया, राइट? तो हमेशा याद रखना। थर्ड एग्जांपल स्प्रिंग का लेता हूं। सर देखो जब काइनेटिक एनर्जी जो लगती है, क्या काइनेटिक एनर्जी? सर वही होती है जो मतलब फोर्स के द्वारा लगाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी वो है जब फोर्स लगाओ तो वो चेंज होती है। ऑब्जेक्ट की एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी यस है सर। जो उसके मोशन से, मोशन के वजह से। देखो अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग जब आगे बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, तो रुक जाएगा कि नहीं यहाँ पे जाके? स्प्रिंग विल स्टॉप और नॉट? यू एग्री और नॉट? जब एलोंगेट होगा तो स्प्रिंग स्टॉप होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी? जब मैं ए टू बी जा रहा हूं, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। और वर्क क्या हो रहा है? वर्क, वर्क क्या हो रहा है? नेगेटिव। हमने निकाला भी था, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? आकांक्षा, अनवई, गौरव, सनिका, सोनाली, तनुजा। सर ब्लैक स्क्रीन ही रखिएगा आपने आज। एक्चुअली ब्लैक स्क्रीन में कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर से, क्या मुझे बहुत सी चीजें बदलनी पड़ती है इसलिए। हर्षल सी मतलब ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर से कर दूंगा मैं ब्लैक। हर्षल सी मतलब सी रिंग वाला सर।
अगर सी वाले समझाओ। देखो जब मेरा ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, ए टू बी, आपको मैं वीडियो दिखा के बताता हूँ, मैंने बताया था लास्ट टाइम जब भी। याद आ रही है? देखो एंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब वो ए टू बी जा रहा है, ये ए पॉइंट है सपोज और ये बी पॉइंट है, ए टू बी जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी कि नहीं हर्षल? रुकेगा ना यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है कि नहीं? तो बढ़ेगा ना। फोर्स तो बढ़ेगा लेकिन वो नेगेटिव वर्क हो रहा है, देखो वर्क नेगेटिव हो रहा है कि नहीं? मैं जब ए टू बी जा रहा हूं, वर्क नेगेटिव हो रहा है कि नहीं? देखो मोशन राइट साइड है, फोर्स लेफ्ट साइड है, तो वर्क नेगेटिव होगा। मोशन राइट साइड, फोर्स लेफ्ट साइड, वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और स्पीड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और समझ सकते हो, देखो बी पॉइंट पे वो रुक जा रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना? आ रहा है कि नहीं हर्षल? वर्क बढ़ेगा कि समझ नेगेटिव हो रहा है तो घटेगा ना। वर्क नेगेटिव, वर्क तो कुछ नहीं है, देखो वर्क नेगेटिव, देखो जितना मूव होते जाएगा उतना वर्क बढ़ते जाएगा ना। अब जितना वर्क को घसीटते जाओगे उतना वर्क बढ़ते जाएगा। आपने 1 मीटर घसीटा तो थोड़ा वर्क हुआ, 2 मीटर घसीटा तो ज्यादा वर्क हुआ। यस सर। तो ठीक है, अब वापस ठीक है, अब देखो उल्टा करते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो जब वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सर नेक्स्ट पॉइंट है क्या? इस हाँ हाँ, वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एग्जांपल, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होगा, देखो फोर्स नीचे, मोशन नीचे, राइट, और क्या नीचे, उसका फोर्स भी नीचे। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, राइट, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो देखो इसमें वर्क पॉजिटिव हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? कितनों को ये समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट? सर हाँ सर काइनेटिक एनर्जी कब कब बढ़ती है सर, ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन है? देखो जब पॉजिटिव वर्क हो ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। आ गया। अब देखो आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। देखो ये स्प्रिंग है एलोंगेटेड, इसको मैंने रिलीज किया, तो देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, राइट। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं? आप कभी स्प्रिंग को छोड़ते हो तो बढ़ती है कि नहीं? देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स यहाँ लग रहा है, मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन भी यहाँ हो रहा है। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, एक साथ है दोनों, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज सर, है ना। तो याद रखो जब भी वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वर्क नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क लगाया है। नेगेटिव वर्क मतलब क्या, लॉस हो रहा है ना। लॉस को नेगेटिव ही लिखते हैं ना। जैसे आपने बैंक में दिया 100 रुपए,
बोलते हैं प्रॉफिट मतलब +10, लॉस मतलब -10, माइनस लॉस। वैसे फोर्स नेगेटिव मतलब आपको लॉस हो रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। और पॉजिटिव वर्क मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क मतलब आपकी एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी ऑब्जेक्ट की। पॉजिटिव वर्क मतलब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। चलो ठीक है, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनों ने पोटेंशियल एनर्जी सुना है? कितनों ने पोटेंशियल एनर्जी सुना है? सुना है सर, काइनेटिक भी सुना था। तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में सर? सेकंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके? सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये बोल रहे हो? यस सर, उनके बीच में डिफरेंस है। देखो काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट by virtue of its motion or due to its motion, by virtue or due to its motion, simple language में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ 2 × 4², क्या आ जाएगा? 16 जूल्स। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जीरो स्पीड जीरो काइनेटिक एनर्जी। वैसी पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों, आई जस्ट एक्सप्लेन। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी stored by an object by due to its height। राइट। और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को कम दबाओगे, जैसे स्प्रिंग है उसको कंप्रेस किया या उसको खींचा, तो क्या होती है उसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई विल एक्सप्लेन। एनर्जी, ये बहुत जगह प्रैक्टिकल यूज होती है। एनर्जी स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप और साइज। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, h, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट की वजह से ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। किससे? U से। U इज इक्वल टू mgh। U से डिनोट करते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। डैम वाटर, वेरी गुड एग्जांपल। जो डैम का वाटर है, कुछ भी, एप्पल ऑन अ ट्री, है ना, सिर पे गिरेगा एप्पल। कॉमेट, देखो जो कॉमेट अर्थ के अंदर घुसता है तो क्या होगा? कॉमेट की स्पीड बढ़ती है कि नहीं? आपने देखा है कॉमेट एकदम से फिर आग बबूला जैसा हो जाता है, वो बहुत टूटता तारा बोलते हैं। क्यों? तो फिर नीचे जाके टूट जाता है। क्योंकि इसमें इतनी स्पीड होती है कि वो टूट जाता है स्पीड की वजह से। यस सर। क्रिकेट बॉल जब नीचे गिरती है, क्रिकेट बॉल, कितने सारे एग्जाम्पल है। वैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के भी एग्जाम्पल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब किसी चीज को आप खींचो, किसी चीज को आप खींच दो। एग्जाम्पल स्प्रिंग तो पता ही है, देखो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है।
स्प्रिंग में जब आप खींचते हो तो क्या होता है, खींचता है वो, या उसको कंप्रेस कर दो। एक और एक रबर बैंड जो लड़के अपने सिर पे लगाते हैं स्कूल जाते वक्त, बो एंड एरो, बो पता है आपको, बो एंड एरो वाला बो, उसमें भी आप रस्सी को खींचते हो, यस सर, एग्री और तीर नॉट, कमान। है ना, तीर को मारने के लिए। तो बो में कौन सी एनर्जी होती है, बो में भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सारे मेरे क्या है एग्जांपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल क्या है, सपोज देखो मेरा स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ ये है, दिस इज एट मीन पोजीशन, मैंने उसको मीन पोजीशन से क्या किया, खींचा कुछ डिस्टेंस एक्स पे, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको यूई बोल देता हूं, इसको यूजी बोल देता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब जितना खींचा उतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। कितनों को आया यहां तक समझ में, सॉरी पार्ट। फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, याद है वर्क डन बाय स्प्रिंग भी हाफ के एक्स स्क्वायर था, वर्क डन बाय स्प्रिंग भी हाफ के एक्स स्क्वायर था, वही सेम, वही सर सेम। हाँ नथिंग। क्या हाफ के एक्स स्क्वायर ही था ना वर्क डन बाय स्प्रिंग। यस हैरी सर, क्या यस। डाउट है, पूछो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बीच में ज्वाइन किया क्लास, मतलब कि ये सब चैप्टर यहीं पे डाउट है, आई ट्राई टू हेल्प। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को खींचो, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच दो, उसमें इलास्टिक एनर्जी। देखो बॉल है, आपने बॉल को हाथ से दबाया, कंप्रेस किया, तो बॉल में क्या एनर्जी आ जाएगी, इलास्टिक एनर्जी, वो बाहर की तरफ धक्का देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खींचो या दबाओ तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपकी प्लास्टिक की बोतल को आप हाथ से दबाओ, यू ट्राई टू प्रेस योर प्लास्टिक बॉटल, क्या होगा, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल, जैसे ही छोड़ोगे क्या हो जाएगा, वो वापस नॉर्मल होगी। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हो या खींचते हो, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर स्प्रिंग, जो हमारे सिलेबस में है। ये सब का फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है कि बॉटल में कितना एनर्जी स्टोर होगा, बॉल में कितना एनर्जी स्टोर होगा। स्प्रिंग का एक्स क्या है, कितना खींचा या कितना कंप्रेस हुआ, कितना स्प्रिंग खींचा या कंप्रेस हुआ, उसके हिसाब से हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आया जयदीप, हैरी? अब देखो बो है मेरा, अब मैं रस्सी को खींचूंगा तो रस्सी में भी क्या हो जाएगा, इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन सब में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसका मुझे फॉर्मूला नहीं पता ना इन सब का, मुझे इसका पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो हमें सिलेबस में, और यही आएगा। ठीक है, चलो सर के की वैल्यू क्या होगी सर, स्प्रिंग कांस्टेंट भूल गए, एक बार दिखा देता हूँ। स्प्रिंग पे मैंने नोट्स नहीं भेजे, मेरी गलती है, तो आप देख लेते, मैं आज भेज दूँ। ये आता है स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चन किया था, स्लाइड दिखाना, हाँ स्लाइड दिखा दो एक बार, ओके। और याद आ रहा है? तो क्वेश्चन किए थे ना, फोर्स कितना होगा, एलोंगेशन कितना होगा, 3 क्वेश्चन किए थे, कितनों को याद है कि कांस्टेंट है स्प्रिंग का, मैंने बोला था। सर के एक्स इज इक्वल टू एफएक्स वाला ना, हाँ के एक्स इज इक्वल टू एफएक्स वाला ना।
हाँ kx वही F इक्वल टू kx वही k स्प्रिंग का एक ही k जैसे देखो हमारी अर्थ के पास ग्रेविटी एक कांस्टेंट है वैसे स्प्रिंग के पास भी एक कांस्टेंट है उसको k बोलते हैं स्प्रिंग आल्सो हैज वन कांस्टेंट दैट इज k जैसे ग्रेविटी का कांस्टेंट g है इसकी वैल्यू स्प्रिंग के सर लिए वैल्यू फिक्स है लिख दो k डिपेंड करता है स्प्रिंग टू स्प्रिंग डिपेंड करता है क्वेश्चन में देंगे आपकी अगर कॉपर की स्प्रिंग है आपकी एल्यूमिनियम की स्प्रिंग है आपकी कौन से मटेरियल की स्प्रिंग है उस पर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन द स्ट्रिंग किसका बना रहा है सर क्वेश्चन में क्या बोलेंगे को क्वेश्चन में क्या बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट तो क्वेश्चन k मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है k स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग मास 20 kg and height 40 meters. Second, find change in potential energy of a spring. Solve करते जाओ. Having spring constant K, right? 400 Newton per meter when its elongation change from 0.1 meter to 0.2 meter. ठीक है पहला क्या है फाइंड द पोटेंशियल क्या लेंगे एनर्जी 2 लेंगे ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं बता रहा हूँ फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग मास 20 kg एंड हाइट 40 मीटर क्या हो जाएगा 8000 mgh mg क्या हो जाएगा m हो जाएगा मेरा 20 g हो जाएगा 10 हाइट हो जाएगा 40 8000 जूल्स अच्छा मास नहीं दिया जरूरत भी नहीं है अब देखो सेकंड फाइंड अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो ये मेरा स्प्रिंग है इसको पहले खींचा मैंने इनिशियली कितना 0.1 उसके बाद और खींच दिया उसके बाद कितना खींच दिया उसको 20 0.1 फिर थोड़ा और खींच दिया 0.2 तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इनिशियल एनर्जी ये है फाइनल एनर्जी ये राइट इनिशियल एनर्जी क्या हाफ इनटू k 400 इनटू 0.1 स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हाफ इनटू k क्या होगा 400 क्या हो जाएगा 0.2 इनटू 0.2 क्या हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ इनटू 4 इक्वल टू 2 जूल्स और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ इनटू 4 इनटू सर 20 होगा ना इनिशियल 2 जीरो कटे ना डेसिमल से 20 स्क्वायर है 8 जूल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू 6 जूल जैसे काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालते हो वैसे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखो हमेशा याद रखना x इज ऑलवेज फ्रॉम तो डिस्टेंस आपका x होता है x इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन हमेशा याद रखना एक और एग्जांपल देखो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल थोड़ा आपको आएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है
सपोज मेरा स्प्रिंग है, इसकी ये मीन पोजीशन थी, फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया 0.1 मीटर, फिर मैंने इसको और एक्सटेंड किया 0.3 मीटर। ठीक है, इसका K है 200। फाइंड U1, फाइंड U2। U1 क्या होगा? मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है? 0.1, हाफ इंटू 200 इंटू 0.1 इंटू 0.1, क्या आ जाएगा? 1 जूल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाफ, K कितना होगा? 200। अब देखो डिस्टेंस कितना होगा मीन से लो, मीन से कितना है इसका? 0.4, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0.4 इंटू 0.4 कर लो, 100 इंटू 0.4 इंटू 0.4, क्या आ जाएगा? 60। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? देखो सेम ही फॉर्मूला है, mgh सर अभी हाफ k स्क्वायर। हाँ बोलो, क्या क्या क्या? बता रहा हूँ, कोई तो कुछ बोल रहा था। टाइम क्या हो रहा है? अभी है टाइम। देखो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो ठीक है, थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे जाते हैं। देखो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा अभी के, आज संडे के, और उसमें भी आ सकता है मंडे को। एक आपका एग्जाम कब है? मंडे को तो नहीं आपका एग्जाम फिजिक्स का? आपका मंडे को तो एग्जाम नहीं है। हाँ, मंडे को मैं खत्म कर दूंगा ये चैप्टर। एक डेरिवेशन रह गया है, मैं इसको ये लास्ट कॉन्सेप्ट बता के फिर मैं, हाँ इजी है बहुत। देखो 3 डेरिवेशन आएंगे 5 मार्क के। पहला क्या होगा? बैंकिंग ऑफ रोड्स, राइट? बैंकिंग ऑफ रोड्स कल्पना का है शायद, अभी अनवई का भी है शायद, कुछ बच्चे बोल रहे थे। देखो बैंकिंग ऑफ रोड्स आएगा फ्रिक्शन वाला एक डेरिवेशन। एक डेरिवेशन आपको आएगा, मैंने जो अभी आपको बताया, हाफ k स्क्वायर, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, और एक ये वाला टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एक और डेरिवेशन, हमारा वेक्टर का है। हाँ सर हमारा वेक्टर का टेस्ट है सर मंडे को। वेक्टर का है ना? वेक्टर तो मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया है। तो ठीक है, डेरिवेशन शो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज अंडर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो टोटल मैकेनिकल, देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। हर ऑब्जेक्ट में, खासकर 2 एग्जांपल। एक एग्जांपल फ्री फॉलिंग बॉडी, और दूसरा स्प्रिंग। तो देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इन दोनों का सम होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका सम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, प्रोवाइडेड there is no friction, no friction of air for free falling body और स्प्रिंग के केस में
स्प्रिंग के केस में there is no friction इन स्प्रिंग के अंदर भी फ्रिक्शन होता है। देखो जब एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा, तो उसमें भी फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। नो फ्रिक्शन इन स्प्रिंग। और वी कैन से स्प्रिंग इज कंप्लीटली इलास्टिक। स्प्रिंग इज कंप्लीटली इलास्टिक। खींच सकता है। स्प्रिंग इज कंप्लीटली इलास्टिक। आपका सेकंड बुक का पहला चैप्टर पूरा स्प्रिंग पे ही है, इलास्टिक पे। देखो स्प्रिंग के केस में तो स्प्रिंग पूरी इलास्टिक है, या स्प्रिंग का खुद का कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो मेरा फ्री फॉलिंग बॉडी है उसमें कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो हमेशा मेरा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हमेशा मेरा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इसका डेरिवेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ फ्री फॉलिंग बॉडी का, ठीक है। बहुत इजी डेरिवेशन है, पूरा आपका 10th का कॉन्सेप्ट है। अब देखो सपोज एक ग्राउंड है, हाँ ये संडे के एग्जाम में आने वाला है ये। हाँ देखो ये डेरिवेशन आएगा, स्प्रिंग के डेरिवेशन आएंगे, वर्क थ्योरम, वर्क पावर थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा। देखो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ झलक। वर्क एनर्जी थ्योरम तो क्लास स्टार्ट होते वक्त करवाया था, फिर आपको मैंने कल ये करवाया था, याद आ रहा है किसी को? हाफ के एक्स पे डिराइव किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन कल का ये आएगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स, गाड़ी बैंक रोड में टर्न लेती है, उसका आएगा, और एक ये आएगा। चार डेरिवेशन। कहाँ चला गया? देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है सपोज। इसका मास m है। मैं एक पॉइंट A लेता हूं, एक रैंडम पॉइंट B लेता हूं, एक रैंडम पॉइंट C लेता हूं। अब मैं इन तीनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करता हूं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करता हूं। देखो इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी वेलोसिटी एट पॉइंट ए? 0 होगी। 0 सर। व्हाट इज हाइट एट पॉइंट ए? h होगी, h होगी, ठीक है। तो पॉइंट ए पे मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? यस सर। हाफ mv स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? 0 प्लस mgh। क्या हो गया? mgh हुआ कि नहीं? यस सर। अब ठीक है, पॉइंट बी पे आते हैं। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस? सपोज x डिस्टेंस, कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, मानते हो? देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर क्या है? 0 प्लस 2 इंटू जी। ए क्या है मेरा? g। s कितना होगा? x होगा कि नहीं? यस सर। मतलब v स्क्वायर क्या हो गया? 2gx। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h माइनस x। मानते हो कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं। हाफ mv स्क्वायर होगा, राइट? हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर क्या है मेरा? 2gx है कि नहीं? क्या आ जाएगा? 2gx। 2 और 2 कट गया, क्या आ गया? mgx आया, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg h माइनस x। हाइट है कि नहीं? h माइनस x। यस सर। क्या हो जाएगा?
mgh माइनस mgh। कितना को इतना समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस मच? Yes, sir. अब देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, दोनों का सम कर दो, क्या mgh प्लस mgh। देखो काइनेटिक एनर्जी mgx है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh माइनस mgx, दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा mgh ही आ गया। देखो जो पहले था वही आ गया, मतलब मेरे हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम। अब सी पॉइंट देखो, सर 2 मिनट सर, 2 मिनट कॉपी कर। आपको मिल जाएंगे, आज भेज दूंगा नोट्स, याद से डोंट वरी। चाहे कि आप टाइम हो जाएगा फिर आप पेशेंट खो दोगे, पेशेंस चले जाएगा आपका। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, h, पूरा h ट्रेवल किया है, पूरा h ग्राउंड पे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g s, नहीं क्लासरूम में नहीं, मैं तो बुक में डालता हूं, 2g s, s कितना है h, तो v स्क्वायर क्या हो गया 2gh। हाइट कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, 0। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना है, m तो m है सॉरी, v स्क्वायर कितना है 2gh, 2 और 2 कट जाएगा, क्या आएगा mgh, मेरा क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है बता रहा हूं, mgh प्लस 0 इक्वल टू mgh। देखो फिर मतलब क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है मेरी, सेम है। यस जयदीप, क्या डाउट है यहाँ पे, डाउट यहाँ से कहां से बताना है, स्टार्टिंग से। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, डेरिवेशन, सो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व। कंजर्व मतलब क्या, कभी कम नहीं होती ना, ज्यादा होती। देखो इनिशियली भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh था, बीच पॉइंट में भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है, ग्राउंड पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है mgh। तो देखो हर पॉइंट पे, अब बताओ पॉइंट डी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा mgh, पॉइंट इस पे, पॉइंट ई पे क्या होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। ठीक है मैं बता रहा हूं जल्दी। देखो जैसे मैंने बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाला, वैसे मैं सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूंगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना है मेरा 0, यहां से ले रहा हूं, प्लस 2a क्या हो जाएगा g, s क्या हो जाएगा पूरी हाइट h, पूरी हाइट h, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। हाइट मेरी 0 है सी पे, क्यों, जमीन से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, जमीन पे रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा है, हाइट 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m, v स्क्वायर क्या होगा 2gh, वो 2 कट जाएगा mgh आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों, क्योंकि हाइट 0। सम कर दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh प्लस 0, क्या आ गया mgh। आया जयदीप, अंडरस्टैंडिंग 100%। नेक्स्ट टाइम ब्लैक स्क्रीन, क्या मेरे को टाइम नहीं मिला, आपकी बैक टू बैक क्लासेस थी कल और आज ना, इससे। यस स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, 8 से पहले सब वाइंड अप कर दूंगा, डोंट वरी।
8 से पहले सब वाइंड अप कर दूंगा। यस कल्पना, तो ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। देखो, एट टॉप मोस्ट पॉइंट total energy is equal to potential energy, because kinetic energy क्या है, 0 है। at bottom most point total energy is equal to kinetic energy। क्यों? क्योंकि potential energy 0 है। और बीच में क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट, देन आई विल एंड। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, इसके बाद आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 meters, mass of object is 5 kg। ठीक है, पॉइंट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर्स। हाइट कितनी है, मास कितना है, 5 kg। म्यूट कर लो। सेकेंड, एक्चुअली आपकी रिकॉर्डिंग पे यूट्यूब पे आ जाएगी, आप फेमस हो जाओगे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये बी है मेरा, इसकी हाइट है 3 मीटर्स। थर्ड, फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, स्टोरी भी रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे चले गए, ठीक है, आप खुद सॉल्व करो पहले। मेरी स्टोरी 3 मिनट की रहेगी, ठीक है। आपको दिया मैंने 1 मिनट सॉल्व करने के लिए, फिर 2 मिनट मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। मेरे पास पानी पी के आया, आप सॉल्व करो, ट्राई करो। ट्राई टू सॉल्व। में कौन था? आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इवनिंग इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड वंडरफुल सेशन के लिए। तो ब्रेक। हो गया स्टूडेंट्स? चलो ठीक है। देख, काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट है। अब देखो, हमेशा याद रखना, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम है, मैंने बताया था।
टोटल मैकेनिकल एनर्जी टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, बॉटम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल होंगी। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, हाँ mgh, m कितना है 5, g कितना है 10, हाइट कितना है 10, 500 जूल्स। तो अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल है तो मेरा ये नहीं ले सकते, इसको ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको u लेते हैं, u एट इनिशियल पॉइंट। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, k ए पॉइंट पे 500 जूल्स हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, देखो टोटल में एनर्जी सेम होता है, तो देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा 500 जूल, which is equal to sum of potential energy at B plus kinetic energy at B। तो 500 is equal to potential energy at B क्या होगा, mgh, m कितना है 5, g कितना है 10, h कितना है 3, कितना आ गया 150 जूल्स। 150 प्लस kb, kb कितना हो जाएगा 350 जूल्स। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही हो जाएगा 500 जूल्स। कितनों को आया समझ में, 2 मिनट हो जाएगी स्टोरी। चलो फटाफट स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन इसका लेसन आप अगली क्लास में मुझे देना, ठीक है। चलो, एक बार क्या होता है, एक बार कुछ बच्चे लोग होते हैं, वो उनको क्रिकेट का बहुत शौक होता है, दे लाइक क्रिकेट, दे लव क्रिकेट। तो क्या वो क्रिकेट सुबह से शाम क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। अब आपको पता है कॉलोनी वगैरह में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, है ना। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, दे डोंट लाइक, और वो आके चिल्लाते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो वैसे देयर वाज वन पर्सन, he was very disgusted with cricket and he was frustrated that ये बच्चे यहीं खेलते क्रिकेट, he was tired, और somehow वो चाहता था कि ये बच्चे छोड़ के चले जाएं ये जगह, लेकिन वो बच्चे जाते ही नहीं थे, बच्चे वहीं क्रिकेट खेलते थे सुबह से शाम। वो आदमी परेशान हो गया। अब उसने क्या किया, एक दिन वो बाहर आया, बच्चे सोचे कि अरे ये तो रोज का नाटक है, आज बाहर आया फिर से डांटेगा, तो वो डांट के चले जाता था और बच्चे खेलते रहते थे। तो आदमी आया, उसने बोला सब इधर आओ, तो बच्चे गए वहां पे उसके पास, उनको लगा, बच्चों को लगा डांटेगा, उसने सबको 10-10 रुपए दे दिए, बोलता वेरी गुड, ऐसे ही खेलो, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है ये 10 रुपए। उसके बाद बच्चे बहुत खुश हो गए, अरे वाह ये आज क्या हो गया, इसने 100 रुपए दिए हमें। अगले दिन बच्चे खेलने आए खुश हो गए, उसने फिर क्या किया, उसने 20 रुपए दिए, ये लो सबको 20 रुपए, ऐसे ही खेलो लगन से, वेरी नाइस। तीसरे दिन 30 रुपए दिए सबको, चौथे दिन 40 रुपए दिए, पांचवें दिन 50 रुपए दिए, फिर छठे दिन उसने फिर 40 रुपए दिए। तो बच्चे गुस्सा हो गए, सर आप रोज 10 रुपए बढ़ाते हो, आज कम क्यों। बोलता थोड़ा पैसे की कमी है, प्लीज प्लीज बुरा मत मानो, खेलो आप, खेलो खेलो, बुरा मत मानो। तो बच्चे बोलते ठीक है आज खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपने रुपए कम दिए अगली बार तो हम नहीं खेलेंगे, देख लेना। बोलता नहीं 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 प्लीज खेलो, यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। फिर अगले दिन आया, उसने 20 रुपए दिए, बच्चे बहुत गुस्सा, बोलते 50 से 40 किया, आप आधा ही कर दिया आपने, हम जा रहे हैं। तो बुड्ढा बोलता, वो ओल्ड पर्सन बोलते नो 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 प्लीज डोंट गो, खेलो खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरे दिन 10 रुपए दिए, बच्चे बहुत गुस्से में आ गए, बोलते नहीं हम नहीं खेलेंगे अब। बोलता नहीं खेलो प्लीज खेलो, अगली बार से बढ़ाऊंगा मैं। चौथे दिन उसने रुपए ही नहीं दिए, बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज थोड़ा पैसे की कमी है, कोरोना है, लॉकडाउन है, थोड़ा क्राइसिस आ रहा है, सैलरी नहीं आ रहा है। तो फिर बच्चों ने ठीक है सर। फिर उसके बाद वो घर से निकलना ही बंद कर दिया उसने, 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद। फिर बच्चे उसके घर के पास गए, बोलते प्लीज, वो बोलता प्लीज आओ मत खेलो यहाँ पे। बोलते नहीं आज से हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे, जब तक तुम हमें पैसे नहीं दोगे हम नहीं खेलेंगे। और बच्चे वहां से चले जाते हैं और बुड्ढा खुश, या बच्चे यहाँ पे कभी नहीं खेलेंगे। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब अगली क्लास में आपको क्या करना है,
आपको इससे रिलेटेड मुझे लेसन बताना है, क्योंकि अभी टाइम कम है। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। इट इज अ क्वाइट गुड स्टोरी, लेसन गिविंग स्टोरी, एंड आई होप यू लाइक्ड आल्सो। ठीक है, मॉरल अच्छे से सोच समझ के हाउ इट विल बी अप्लाइड इन अवर लाइफ कल, ठीक है, मंडे को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मुझे अच्छा बताया लेसन तो मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा स्टोरी। सर नहीं बताया तो 2 स्टोरी ना? नहीं बताया तो थोड़ी देर बाद, फिर आपको जब 2 घंटे पढ़ाऊंगा तभी सुनाऊंगा, और वो होता नहीं है। ठीक है, चलो बाय।